हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि आपका होगा रुक्मिणी प्रकाशन से होगा, प्लेटफॉर्म बुक के थ्रू होगा। इसमें जो होता है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है 100 क्वेश्चन होता है, जिसमें हम जीके और जीएस को कवर करने वाले हैं। और जीके और जीएस को मिला करके आपका जो है 50 क्वेश्चन इससे बनने वाला है। तो देखिए 50 क्वेश्चन जब जीके जीएस से बनने वाला है तो समझिए कि आपका जो है जीके जीएस बूस्टअप का काम करेगा। और अगर आप जीके और जीएस को एट द टाइम बना लीजिएगा, बहुत जल्द बना लीजिएगा, तो आपको जो है रीजनिंग और मैथ में जो है टाइम ज़्यादा नहीं देना रीजनिंग और मैथ के लिए जो है आपका ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। सो इस वीडियो को देखना ना भूलें, और जो बहुत ही इफेक्टिव क्वेश्चन इसे देखने को आपको मिलेगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोला गया है। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, महाविस्फोटक सिद्धांत मतलब कि बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादन जो है सबसे पहले 1927 में किसने किए थे, तो जॉर्ज लेमेतेरे ने किए थे। किसने किए थे, तो जॉर्ज लेमेतेरे ने किए थे। बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन 1927 में जॉर्ज लेमेतेरे ने किए थे। और बिग बैंग थ्योरी जो है डॉपलर इफेक्ट पे वर्क करता है। कभी कभी आपको एक क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा कि बिग बैंग थ्योरी जो होता है किसके प्रभाव पे वर्क करता है, तो इसमें हो जाएगा आपका डॉपलर इफेक्ट पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा सिद्धार्थ की बात करते हैं तो भगवान बुद्ध का बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। यहाँ हो जाएगा कि भगवान महावीर का मूल नाम था वर्धमान। इन्होंने जो है 30 वर्ष की आयु में नंदी बर्मन कौन थे, नंदी बर्मन इनके बड़े भाई थे। नंदी बर्मन से आज्ञा लेकर के इन्हों जो है बनवासी के रूप धारण किया, सन्यासी भी बोल सकते हैं उसको। और भगवान महावीर का जो है मूल नाम क्या था, वर्धमान था। और ये जो थे भगवान महावीर जो थे 24वें तीर्थकार थे। कितने नंबर के तीर्थकार थे, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन हो गए, तो भगवान महावीर हो गए। इनका जन्म जो देखेंगे कि इनका जन्म जो हो जाएगा आपका 540 बीसी में इनका जन्म हो जाएगा भगवान महावीर का। और भगवान महावीर जो हो जाएंगे आपका ज्ञात्रिक कुल के, किस कुल के, तो 540 ईस्वी में कहाँ में, कुंडलग्राम में इनका जन्म हुआ था। और सबसे पहले इन्होंने उपदेश दिए थे किस भाषा में, तो प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिए थे। भगवान महावीर ने सबसे पहले उपदेश दिए थे प्राकृतिक भाषा में। क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बात करते हैं तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे। और ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋषभदेव को हम किस नाम से, तो आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और भगवान महावीर जो थे ज्ञात्रिक कुल के प्रमुख थे। भगवान महावीर के पिता कौन थे, तो सिद्धार्थ थे जो भगवान महावीर के पिता थे, और जो है ज्ञात्रिक कुल से संबंधित रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, जो कि न्यूमेरिकल है, बनाएंगे इसको। यदि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस एवं 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को एक साथ जोड़ दिया जाए तो संयोजन परिणामी शक्ति क्या हो जाएगा। तो देखिए शक्ति इक्वल टू एक फार्मूला होता है, P इक्वल टू क्या होता है, 1/f फार्मूला होता है। और यहाँ पे जो है 40 सेंटीमीटर लेना है, तो सेंटीमीटर ना लेकर के यहाँ पे हम मीटर लेंगे। तो जब हम मीटर लेंगे किस लेंस के लिए, तो यदि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो होता है पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या बोला गया है, पॉजिटिव बोला गया है। तो P इक्वल टू कितना लेंगे, 1/40 लेंगे। और इसको जो है हमको मीटर में लगाना है, तो 100/40 हो जाएगा। क्योंकि 40 सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, इसको काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे हम लेते हैं कौन सा, तो अवतल लेंस का। तो अवतल लेंस का 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, तो अवतल लेंस का फोकस दूरी जो होता है, अवतल का फोकस दूरी जो होता है निगेटिव होता है, -20 लेंगे। तो यहाँ पे देखिए P इक्वल टू 1/f डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/f इक्वल टू कितना दिया गया, 25 दिया गया है। अब इसको सेंटीमीटर से मीटर में करेंगे तो ऊपर 100 से हमको गुना करना पड़ेगा। नीचे 100 था तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 से गुना हो जाएगा। तो 25 चौका 100 तो कितना हो गया, 4 हो गया। और एक कौन सा माइनस में आ गया है। जब देखिए अब संयोजन पूछा गया है दोनों का जब अगर संयोजन पूछा गया है तो -4 आ गया इसका, और इसका कितना आ गया, +2.5 आ गया। देखिए कौन सा था, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव था, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। और अवतल लेंस का फोकस दूरी जो होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। जब ये दोनों के जोड़ घटाव कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -1.5 यहाँ पे डायोप्टर आंसर हो जाएगा। और लेंस की शक्ति जो है हम डायोप्टर में निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सभी जो न्यूमेरिकल बना रहे हैं हम उस न्यूमेरिकल को जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, क्योंकि एज ए फ्यूचर यूज आपका आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है। तो देखिए तारों का टिमटिमाने का कारण क्या होता है, तारों आखिर अपवर्तन के कारण जो होता है तारा टिमटिमाता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन देखेंगे कि हवा के विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से जो है आकाश में रंग में निरंतर परिवर्तन होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हवा के विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से प्रकीर्णन तीव्र एवं निरंतर परिवर्तन होगा, ये भी गलत हो जाएगा। हवा के विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से जो अपवर्तनांक में निरंतर परिवर्तन होते रहेगा। तो देखिए अपवर्तनांक में निरंतर परिवर्तन होगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए टिमटिमाना कहते किसको हैं, जब प्रकाश की किरणें विभिन्न परतों से गुजर करके, जब प्रकाश की किरणें जो है विभिन्न परतों से गुजर करके प्रकाश के वेग में निरंतर परिवर्तन होते रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश के तारे का टिमटिमाना कहते हैं। आई म्यू इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, अपवर्तनांक इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल सी बाई भी होता है। म्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई भी होता है। सी हो जाएगा आपका प्रकाश की चाल, भी हो जाएगा आपका मीडियम की चाल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 बोलना क्या चाह रहा है कि ठोस में ध्वनि की अनुदैर्ध्य तरंगों की गति तरल पदार्थों की तुलना में अधिक क्यों होती है। तो देखिए अधिक क्यों होती है ये यहाँ पे बोलना चाह रहा है। तो देखिए ऑप्शन देखेंगे, ठोस में बल माप कम होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। गैसों के घनत्व कम होता है, नहीं होगा ये ऑप्शन। और ठोसों में गैसों की तुलना में बल मापांक और घनत्व अधिक होता है, लेकिन घनत्व में वृद्धि की तुलना में बल मापांक में वृद्धि अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। और ठोस में जो होता है ध्वनि की चाल ज़्यादा होता है, ठोस के बाद देखेंगे द्रव में ज़्यादा होता है, सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है। और ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चलती है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग कहने का मतलब कि एक मैकेनिकल एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि वायु में सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक दिया गया है। देखिए किस में, वायु में, जल में कितना दिया गया है, जल में आप देख सकते हैं जल में दिया गया है 4/3। इसको अच्छा से लिख लेते हैं, जल में कितना दिया गया है 4/3 दिया गया है। और कांच में कितना दिया गया है, कांच में दिया गया है आपका 5/3। अब बोल रहे हैं क्या कि कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। देखिए कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो जिसके सापेक्ष ज्ञात करना रहता है, सॉरी गड़बड़ा गया, ये देखिए कांच का जल का कितना है, जल का यहाँ पे हम देखेंगे 4/3 और कांच का कितना है, कांच का देखेंगे हम 5/3। पूछ रहा है क्या कि कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है। तो जिसका सापेक्ष पूछा जाता है उसको हम नीचे रखेंगे। तो किसे कांच का कितना है, कांच का हो जाएगा आपका 5/3। और क्या पूछा गया है, जल के सापेक्ष, तो जल का कितना है 4/5 हो जाएगा यहाँ पे। तो 5/3 इसको पलट दीजिएगा, कितना हो जाएगा 3/5/3 और 3/5, तो 5/3 हो जाएगा 4/5 है। तो यहाँ जब यहाँ 5/3 है, जब यहाँ पे 5/3 है, ये वाला जो है 4/3 है, तो 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बच जाएगा 5/4 यहाँ पे आंसर बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश जो होता है, प्रकाश तरंग हवा से कांच में प्रवेश करती है तो ऊर्जा कैसी प्रभावित होती है। तो देखिए जब प्रकाश तरंग जो होती है, क्या बोल रहा है, हवा से कांच में ना, कहाँ से बोल रही है, जब प्रकाश की तरंग जो है हवा से कहाँ जा रही है, कांच में जा रही है। जब देखिए हवा कौन सा मीडियम है, हवा जो हो जाएगा आपका विरल मीडियम हो जाएगा, और कांच जो हो जाएगा आपका संघन मीडियम हो जाएगा। तो जब विरल मीडियम से संघन मीडियम में आता है तो आपका जो है एनर्जी जो होता है घटना चालू हो जाता है, और अब प्रतिबिंब जो होता है अभिलंब की ओर झुक जाता है, और वेलोसिटी जो होता है घट जाता है। जब यहाँ पे वेलोसिटी घट जाएगा तो अब वेलोसिटी जैसे ही घटेगा तो तरंग की ऊर्जा भी जो हो जाएगी यहाँ पे घट जाएगी। तो 12 के ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये कि यह घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक माध्यम का अपवर्तनांक दिया गया है, माध्यम का अपवर्तनांक √3 निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए एक होता है, फॉर्मूला होता है
साइन आई, इस म्यू इक्वल टू होता है साइन आई बराबर साइन आर, साइन आई बराबर साइन आर होता है। ये होता है साइन आई हो जाएगा आपतन कोण की जया, और आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का √3 गुना होता है। तो देखिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का हो जाएगा कितना, √3 गुना हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ √3 इसका दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो देखिए अगर सबसे कम तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं तो गामा किरण की जो होती है सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाले पूरा प्रकाश जो होता है अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है। तो देखिए स्रोत से आने वाले जो होता है वहाँ पे वे पॉइंट जो होता है पूरी तरह प्रकाश जो होता है अवरुद्ध होता है, उसको हम छाया न बोल करके प्रछाया बोलते हैं। और कोई अपारदर्शी पदार्थ जो होता है, पारदर्शी रहेगा तो उसमें छाया नहीं बनेगा, बट कोई अपारदर्शी पदार्थ होता है और ये जो होता है सनलाइट यहाँ से आते रहता है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसमें छाया बन जाएगा। छाया इसलिए बनेगा कि क्योंकि सन का लाइट जो होता है इसी के थ्रू जो है पास नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से हो जाता है छाया बन जाएगा। और जो लाइट जो होता है एक सीधी रेखा में गमन करती है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका प्रछाया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन। 26 क्या बोलना चाह रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर बोलना चाह रहा है कि गदर पार्टी का सह संस्थापक कौन थे। तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना जो है आपका, गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को कहाँ में हुआ था, तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष मोहन सिंह थे। सैन फ्रांसिस्को के अध्यक्ष मोहन सिंह थे। और इसके जो है सह संस्थापक आपका बोल दे तो हरदयाल से लाला हरदयाल थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या 250 होता है, बट एट प्रेजेंट जो है 245 है, क्योंकि 5 जो हो जाएगा आपका पीओके के लिए हो जाएगा। और जो है स्टेट से कितना आता है, स्टेट से आपका 225 आता है। और यूनियन टेरिटरी से आपका कितना आता है, तो यूनियन टेरिटरी से आपका 8 आता है, यूनियन टेरिटरी से 8 आ जाता है। और जो है एक आपको बताते हैं कि इसका जो आर्टिकल क्या होता है, इसका आर्टिकल देखेंगे सरला, स से हो जाएगा आपका सांसद, सांसद 79 हो जाता है। र से हो जाता है राज्यसभा, तो राज्यसभा 80 हो जाएगा। और लोकसभा कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। इस पॉइंट को याद कीजिएगा, सरला से याद कीजिएगा, सरला से याद कीजिएगा। 79 सांसद होता है, 80 जो हो जाएगा आपका राज्यपाल हो जाएगा, और 81 जो हो जाएगा आपका लोकसभा हो जाता है। आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पे काम करती है। तो देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पे काम करता है, तो ए मीटर किसका, ए मीटर जो होता है, ए मीटर से हम किसको नापते हैं, तो ए मीटर से हम धारा को नापते हैं। गैल्वेनोमीटर से भी तो छोटा धारा को नापा जाता है। जनरेटर जो हो जाएगा आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम कर देगा। और फ्लेमी के दाएं हाथ नियम किससे संबंधित है, तो जनरेटर से संबंधित है। और फैराडे के प्रेरित नियम हो जाएगा जो जनरेटर से संबंधित हो जाएगा। अब बल्ब तो आप जान ही रहे कि बल्ब जो होता है प्रकाश देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी भी कन्वर्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया सलाई की सलाई एक सिरे पर कुछ ठोस मिश्रण होता है, यह निम्न में से कौन सा होता है। तो क्या बोला गया है कि दिया सलाई की सलाई में पर एक सिरे पर ठोस मिश्रण होता है, यह निम्न में से कौन सा है। तो देखिए एंटीमनी हो जाएगा, एंटीमनी सल्फाइड हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा, अब पोटेशियम डाइक्रोमेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। और जो है दिया सलाई में हम लाल फास्फोरस का यूज करते हैं, लाल फास्फोरस का। इसमें जो है वाइट फास्फोरस का हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि 30 से 35 डिग्री आते आते ही वाइट फास्फोरस जो होता है स्वतः जलना चालू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 29 का ए हो जाएगा। 29 का ए हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, धातुओं के संबंध में पूछा गया है कौन सा कथन जो है सही है। तो धातु आवर्त सारणी के बाईं ओर रखा गया है। तो देखिए धातु जो हो जाएगा, ये मान लेते हैं आवर्त सारणी है, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड, ये हो जाएगा आपका राइट साइड। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। तो देखिए ये लेफ्ट साइड हो जाएगा, ये राइट साइड हो जाएगा। तो धातुओं को जो होता है आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा जाता है, और अधातु को जो होता है दाईं ओर रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है
बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्या पूछा है कि समांतर धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाए कि धातु जो हो जाता है आपका, धातु जो होता है, धातु के ऑक्साइड क्या होता है, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है और अधातु के ऑक्साइड जो होता है अम्लीय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, धातु प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होता है, तो ये तो बात सही है कि धातु जो होता है विद्युत के धनात्मक होता है, सही हो जाएगा। और जब वो विद्युत धनात्मक हो जाएगा तो धातु अधिक आयन ऊर्जा मुक्त करेगी, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही नहीं हो जाएगा, क्योंकि धातु के ऑक्साइड जो होता है क्षारीय होता है और अधातु के ऑक्साइड जो होता है अम्लीय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1s2 2s2 2p6 3s2 2p6 3d2 4s1 है, तो यह प्रदर्शित क्या करेगी। तो देखिए पहले जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन को काउंट कीजिएगा तो 6 2 2 4 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 है 21 हो जाएगा। तो 21 जो हो जाएगा, 21 कौन सा है, तो 21 जो हो जाएगा आपका धनात्मक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो होते गैस अवस्था में नहीं है। तो देखिए ऑक्सीजन भी यहाँ पे गैस अवस्था में है, क्लोरीन भी गैस अवस्था में है, फ्लोरीन भी जो होता है गैस अवस्था में होता है, बट पारा जो होता है कमरे के ताप पर वे द्रव अवस्था में धातु है। पारा जो हो जाएगा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में धातु है, ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। और जो ब्रोमीन जो होता है अधातु हो जाएगा, कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में होता है। और देखिए टोटल जो होता है आपका 11 तत्व जो है, टोटल प्रकृति में 11 तत्व जो है या पीरियोडिक टेबल में टोटल 11 तत्व जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। एक हो जाएगा आपका ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा, क्लोरीन गैस अवस्था में पाया जाता है, सॉरी द्रव नहीं गैस अवस्था में पाया जाता है, ऑक्सीजन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। और जो 18 ग्रुप वाले तत्व जो हो जाएगा, 18 ग्रुप वाले हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी जो हो जाएगा आपका गैस हो जाएगा। और एक हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी जो हो जाएगा गैस हो जाएगा। तो टोटल तत्वों की संख्या कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे चौथे आवर्त के किस तत्व के चौथे आवर्त में कौन सा तत्व जो है गैस नहीं है। क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, सॉरी ये तो हो गया 32 नंबर, 32 के बाद देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन कि चौथे आवर्त में किस तत्व के साथ समाप्त होता है। तो देखिए आवर्त देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 आवर्त होता है। तो 7 आवर्त देखते हैं और फर्स्ट ग्रुप का देखेंगे, फर्स्ट का, और यहाँ पे एक लास्ट का देख लेंगे। तो देखिए फर्स्ट का क्या पूछा गया है, क्योंकि ग्रुप भी दिया गया हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन। तो हीलियम हो जाएगा फर्स्ट में, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो इसमें देखिए चौथे ग्रुप में कौन सा हो जाएगा, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। शुरू से चालू कीजिएगा तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे क्रिप्टॉन हो जाएगा, डी हो जाएगा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु का आकार जो होता है लगभग कितना होता है। तो देखिए परमाणु का आकार लगभग 0.1 नैनोमीटर होता है। अब परमाणु की आकार जो होता है, परमाणु किसी रासायनिक प्रकृति की सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेती है। परमाणु का आकार जो होता है, परमाणु के नाभिक, देखिए परमाणु का आकार जो होता है, परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की औसत दूरी, देखिए परमाणु के नाभिक क्या होता है और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रॉन इसके कक्षा में होता है। तो इसके बीच की औसत दूरी हम निकालेंगे, उसी को हम बोलते हैं क्या, दूरी बोला जाता है उसको। परमाणु का आकार हम वैसे ज्ञात करते हैं। परमाणु का आकार निम्न कारकों पर प्रभावित करता है, कौन कौन से, उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या पे, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या पे प्रभावित करेगा, और कक्षा का प्रकार जिसमें इलेक्ट्रॉन स्थित होता है। तो देखिए परमाणु के नाभिक में तो विभिन्न प्रकार के कक्षा होते हैं, विभिन्न प्रकार के। तो यह बोला गया नाभिक और इलेक्ट्रॉन के कक्षा में इलेक्ट्रॉन के बीच की औसत दूरी को जो है काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन, संक्रमण धातुएं अपने यौगिक में किस प्रकार के बंधन बनाते हैं। तो देखिए न ये बनाएगा हाइड्रोजन बंधन, न धात्विक, न ये बनाएगा सहसंयोजक। कौन सा बनाएगा, आयनिक बंधन बनाएगा और उप सहसंयोजक बंधन बनाएगा, जो कि पीरियोडिक टेबल में डी ग्रुप से संबंधित है। पीरियोडिक टेबल में जो होता है डी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा आपका संक्रमण धातु। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है,
14 नंबर क्वेश्चन। हाँ 14 नंबर थोड़ा सा रीजनिंग से देख लेंगे, बट इसको बनाना कैसे उसको समझ लेंगे। विकल्पों में दी गई 4 नदियों में से तीन के बीच जो होता है निश्चित संबंध है, जबकि उनमें से एक जो है उस नदी का चयन नहीं करता है। तो देखिए ब्रह्मपुत्रा भी जो होता है हिमालय साइड से आती है, सिंधु नदी भी तो हिमालय से है, गंगा भी तो हिमालय से ही आती है। तो ये सभी जो बोल सकते हैं उत्तर भारत की नदी है, सभी ये जो हो जाएगा आपका दक्षिण भारत की नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोलना चाह रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो सरदार सरोवर बांध जो होता है आपका नर्मदा नदी पे गुजरात में बना हुआ है। और इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से है, गुजरात हो जाएगा, गुजरात के बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र के बाद एमपी हो जाएगा, एमपी के बाद आप देख सकते हैं राजस्थान हो जाएगा। तो सरदार सरोवर बांध से जो है 4 राज्यों जो है लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था और 1 जनवरी 1949 को जो है इसको राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसमें जो होता है एक जो होता है गवर्नर होते हैं और 4 होता है इनके डिप्टी गवर्नर होते हैं। एट प्रेजेंट गवर्नर जो है शक्तिकांत दास जो है एट प्रेजेंट RBI के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, मेडलिफ के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए मेडलिफ का आवर्त नियम जो होता है, मेडलिफ का आवर्त नियम बोला गया है। तो मेडलिफ का आवर्त नियम जो होता है परमाणु द्रव्यमान का जो होता है फलन होता है। और एक होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि मोसले साहब के द्वारा दिया गया है, ये जो है परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। तो देखते हैं ऑप्शन पढ़ते हैं। तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होता है, तो यही सही हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक अम्ल और एक क्षार के बीच समानता क्या होती है। तो देखिए एक अम्ल बोला है, अम्ल बोला गया है और क्षार बोला है, इसके बीच समानता क्या होती है। तो जब अम्ल और क्षार जो होता है जल में मिलाने पर उसकी प्रक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होता है। उस कंडीशन में जो है लार्ज अमाउंट में ऊष्मा निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाए, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखना बोलना क्या चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है संक्रामक रोग का उदाहरण है। तो देखिए संक्रामक रोग का उदाहरण कौन सा गैर संक्रामक, देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, कौन सा संक्रामक नहीं कौन सा गैर संक्रामक रोग का बीमारी है। तो देखिए टाइफाइड आपका संक्रामक रोग ही है, निमोनिया भी संक्रामक हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा वायरस से संबंधित बीमारी है संक्रमण हो जाएगा। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर उच्च रक्तचाप जो होता है हाई बीपी जिसको बोलते हैं हम हाई बीपी हो गया है, उनका जो है उच्च रक्तचाप जो है गैर संक्रामक रोग नहीं है, गैर संक्रामक रोग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या होता है। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का क्या हो जाएगा CaO हो जाएगा। इसका दूसरा नाम पूछा जाता है तो अनबुझा चुना हुआ इसको बोलते हैं। और लाइम सोडा और बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 × 10H2O जो होता है आपका बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमित क्रम कौन सा होता है। तो देखिए सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, ब्रिक हो जाएगा। ब्रिक के बाद होता है मूत्रवाहिनी के बाद होता है आपका मूत्राशय के बाद होता है आपका मूत्रमार्ग। तो इसको याद कीजिएगा क्योंकि रेलवे का VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको देखने में एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में जरूर मिल सकते हैं। और आपको बता दें कि नेफ्रॉन को जो होता है नेफ्रॉन का इकाई क्या बोलते हैं, ब्रिक की इकाई को हम क्या बोलते हैं, तो नेफ्रॉन बोलते हैं। ब्रिक की इकाई को हम नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन में 2 भाग होते हैं, पहला भाग देखेंगे तो ग्लोमेरुलस, पहला भाग होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा भाग हो जाएगा आपका ब्रिक। पहला भाग होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा भाग होता है ब्रिक। ग्लोमेरुलस का काम क्या है, इसमें फिल्टर की भांति कार्य करता है, यह रक्त को छानने की प्रक्रिया करती है। तो नेफ्रॉन का 2 भाग हो जाएगा, एक हो जाएगा ग्लोमेरुलस और दूसरा हो जाएगा आपका ब्रिक, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिप्सिन पेप्सिन से भिन्न है क्योंकि यह पाचन में सहायक होता है। तो देखिए ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन सिर्फ अम्लीय में काम करता है पेप्सिन, और ट्रिप्सिन जो होता है आपका क्षारीय में वर्क करता है। तो देखिए आमाशय के क्षारीय माध्यम में प्रोटीन्स गलत हो जाएगा, आमाशय के क्षारीय माध्यम में कार्बोहाइड्रेट, इसको काट दीजिए। तो ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन्स जो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे
अमीनो अम्ल प्रोटीन्स तथा यूरिया के अणु में उपस्थित नाइट्रोजन क्रियात्मक समूह कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ए भी नहीं हो जाएगा, कार्बोलिक हो जाएगा। CHO ए भी नहीं हो जाएगा, COOH ए भी नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्श्व विभोजोतक से में वृद्धि होता है। तो देखिए पार्श्व विभोजोतक ऊतक में कौन सा वृद्धि होता है? तो मोटाई वृद्धि होता है। तो देखिए इसमें जो होता है पार्श्व विभोजोतक ऊतक को लेकर के हम आपको बताते हैं कि 3 प्रकार के विभोजोतक ऊतक होता है। एक होता है कौन सा? एक होता है आपका शीर्ष विभोजोतक ऊतक, एक होता है आपका इंटर कैलेरी विभोजोतक ऊतक, और एक हो जाएगा आपका पार्श्व। एक हो जाएगा आपका कौन सा? पार्श्व विभोजोतक ऊतक। तो शीर्ष विभोजोतक ऊतक में कौन सा होता है? शीर्ष विभोजोतक ऊतक में कौन सा होता है? जड़ों और अंकुर की युक्तियाँ में पैदा करता है शीर्ष वाले में, और पौधे की ऊंचाई में मदद करता है। तो शीर्ष में कौन सा हो जाएगा? पौधे की ऊंचाई में मदद करता है, और जड़ें और अंकुरों की युक्तियों पर मौजूद होता है। इंटर कैलेरी में देखेंगे ये पत्तियां या इंटरनोड्स के आधार में स्थित होता है, या कहाँ में होता है? पत्ती में और इंटरनोड्स के आधार में स्थित होता है। और जो होता है इंटरनोड्स की लंबाई बढ़ाने में कार्य करता है। तो इंटरलाइकिंग जो होता है इंटर्स नोड की लंबाई बढ़ाने में कार्य करता है, और पत्तियों में उपस्थित होता है। और यह पार्श्व देखेंगे, पार्श्व वाला देखेंगे तो यह पार्श्व की ओर तने और जड़ों में उपस्थित होता है, और तने को घेरा बढ़ाने में कार्य करता है। तो तने को जिस तरह से घेरा बढ़ाएगा तो कौन सा हो जाएगा? मोटाई बढ़ाने का कार्य करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो यहाँ पे पूरी तरह से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि भारतीय सेना ने पहला अपाची लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्काई ड्राइव कहाँ स्थापित किया है? तो सबसे पहले कहाँ किया है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून CAA 2019 को मार्च 2024 में लागू किया, जिसके तहत भारत में 5 साल बिता चुके किन देशों के अल्पसंख्यकों के मुस्लिम को छोड़ करके नागरिकता देने का प्रावधान है? तो पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, और बांग्लादेश हो जाएगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जितने भी अल्पसंख्यक हैं इंडिया में आ करके बच सकते हैं। क्या बोला है कि इसके तहत भारत में 5 साल बिता चुके हैं, मतलब जो 5 साल यहाँ पे रह चुके हैं भारत के, यहाँ कहाँ का? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जितने भी गैर मुस्लिम हैं और 5 साल इंडिया में रह सके, उनको नागरिकता देने की प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 66 हो गया। 66 के बाद देखेंगे 68 क्या बोलना चाह रहा है? 68 बोलना चाह रहा है कवक किस प्रकार का जीव है? तो देखिए कवक जो होता है मांसाहारी नहीं है, स्वपोषी नहीं, सर्वाहारी नहीं है। कवक जो होता है सैप्रोफाइट समूह से है, और सैप्रोफाइट हम कहते किसको हैं? इसको देख लेते हैं। सैप्रोफाइट बोला जाता है कौन सा? कवक आमतौर पर सैप्रोफाइट होता है जो मृत और सड़ने वाले पदार्थ पर निर्भर होता है। तो कवक हो जाएगा आपका सैप्रोफाइट, जो मृत और सड़े वाले पदार्थ पर निर्भर होता है। जानवर जो होता है विषमपोषी होता है, अर्थात पौधे से प्रत्यक्ष रूप से शाकाहारी या परोक्ष रूप से मांसाहारी पर भोजन पर निर्भर होता है। और देखते हैं हम वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो है जिसके अंतर्गत हम कवक के अध्ययन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो माइकोलॉजी बोला जाता है। कवक में जनन प्रायः बीजाणुओं द्वारा होता है। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कवक में जनन जो होता है किसके द्वारा होता है? तो बीजाणु के द्वारा जो होता है कवक में जनन होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 68 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जानवरों में कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो देखिए सरीसृप वर्ग से पूछा गया है तो मगरमच्छ सरीसृप वर्ग से है, सांप भी सरीसृप वर्ग से है, और चमगादड़ भी सरीसृप वर्ग से आता है। बट मेढक जो होता है यहाँ पे सरीसृप नहीं, मेढक जो होता है उभयचर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में केहूनी में जो होता है, मनुष्य के जो केहूनी में उपस्थित संधि कौन सा होता है? तो केहूनी में उपस्थित संधि कौन सा होता है? कब्जा होता है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मादा एनोफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक होता है? तो देखिए मादा एनोफिलीज मच्छर जो है मलेरिया रोग का वाहक होता है, जो कि प्रोटोजोआ संबंधित बीमारी है। ये मादा एनोफिलीज मच्छर जो है मच्छर वाले बीमारी है जो इससे मलेरिया होता है, जो कि प्रोटोजोआ बीमारी है। और देखते हैं अगर बात करते हैं हम कि देखिए हैजा हो गया, अतिसार हो गया, हैजा हो गया, अतिसार हो गया,
कोड हो गया, टाइफाइड हो गया, तपेदिक हो गया, ये सभी बीमारी जो होता है घरेलू मक्खी से होता है। और देखते हैं मच्छर संबंधित बीमारी देखेंगे तो मलेरिया हो गया, फाइलेरिया हो गया, डेंगू ज्वर हो गया, पीत ज्वर हो गया, जापानी इंसेफ्लाइटिस हो गया, जो आपको जापानी इंसेफ्लाइटिस हो गया, ये बीमारी जो हो जाएगा आपका मच्छर संबंधित बीमारी हो जाएगा। और सैंड फ्लाई किसके थ्रू होता है तो काला जार किसके थ्रू तो सैंड फ्लाई मक्खी के थ्रू काला जार होता है। अब फोड़े का रोग जो होता है सैंड फ्लाई से होता है। खटमल संबंधित एक बीमारी देखेंगे तो देखिए टाइफन्स जो होता है खटमल संबंधित बीमारी है। और रिप्लेसिंग ज्वर जो होता है आपका खटमल संबंधित बीमारी है। तो इसको वंस अगेन इसको देख लीजिएगा कि कौन सा किस संबंधित बीमारी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी। तो देखिए जब बोला गया है कि पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की जब कमी होता है तो देखिए जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो हार्ड वर्क करने के क्रम में आपको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए। जब ऑक्सीजन को ज़्यादा ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए, उस कंडीशन में अगर ऑक्सीजन ज़्यादा न मिल पाने के कारण जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ज़्यादा हो जाता है, तो ऑक्सीजन की क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी हो गया। जब ऑक्सीजन की कमी हो गया तब पाइरूवेट विभाजित होकर के कौन सा लैक्टिक एसिड बना लेता है और ऊर्जा बना लेता है। और लैक्टिक एसिड जैसे ही बॉडी में एब्जॉर्ब होता है तो आप देखते हो कि ऐंठन होने लगता है, दर्द देने लगता है। तो वजह क्या है यहाँ पे, यही है। और जब बॉडी में लैक्टिक एसिड बन जाता है तो उस कंडीशन में जो है उसको गर्म पानी से सेकिए और गर्म पानी से सेक करके मालिश कीजिए। डायरेक्ट जो होता है लैक्टिक अम्ल जो होता है टूट जाता है और बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे को 5 समूहों में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है। तो देखिए पौधे के 5 समूह में बांटा जाता है तो कौन कौन से हो जाएगा, ब्रायोफाइटा के बाद हो जाएगा टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा हो जाएगा, टेरिडोफाइटा। और उसके बाद हो जाएगा आपका थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और हो जाएगा आपका एंजियोस्पर्म। तो देखिए टेरिडोफाइटा भी है, ब्रायोफाइटा भी है, जिम्नोस्पर्म भी है। तो प्रोकार्डिटा नहीं हो तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं, मछलियाँ के गलफड़े के द्वारा रक्त को पंप किया जाता है और यह ऑक्सीकृत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाए बिल्कुल सही हो जाएगा। मछलियों में जो होता है दोहरी परिसंचरण तंत्र होता है जो गलत हो जाएगा, क्योंकि मछलियों में जो होता है एक हरी परिसंचरण तंत्र होता है। मछली के हृदय से होकर के रक्त का चक्र में केवल एक ही बार होता है। तो देखिए जब यहाँ पे दे दिया कि जब एक ही बार होता है तो दोहरी परिसंचरण तंत्र कैसे करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो देखिए हर्पेटोलॉजी हम किसको, तो सरीसृप के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कब कहते हैं। ऑप्थेमेलॉजी किसको बोलते हैं, तो आंख के अध्ययन को बोलेंगे एंथ्रोपोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी किसको बोलते हैं, तो मनुष्य जाति के अध्ययन को हम एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे। और यहाँ पे बोला गया पक्षियों का अध्ययन, तो ऑर्निथोलॉजी जो हो जाएगा आपका पक्षियों का अध्ययन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए अध्यक्ष के प्रबंध CMD कौन बने हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, मनोज शर्मा हो जाएगा। और जो है भारतीय लघु विकास बैंक की स्थापना देखेंगे 1 अप्रैल 1990 को हुआ था। 1 अप्रैल 1990 को हुआ था। ये क्वेश्चन जो है याद कीजिएगा, क्योंकि जो है आपको बोल जाएगा कि भारतीय लघु उद्योग बैंक की स्थापना जो है 1990 में डायरेक्ट पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। इसके जो है अध्यक्ष जो है मनोज मित्तल जो हो जाएंगे। और हाल ही में एशियाई बैंक के ADB ने किसे भारत के लिए देश का निर्देशक नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मियो ओका। और इसकी स्थापना जो है 19 दिसंबर 1966 को किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर फिलीपींस में है, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है जो काला आजार नामक रोग का कारण करता है। तो देखिए काला आजार रोग किसके थ्रू होता है, तो सैंड फ्लाई मक्खी से होता है, जिसको हम लेशमीनिया भी बोलते हैं। और ये जो हो जाएगा आपका सैंड फ्लाई मक्खी से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 88 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाले जो है स्क्रीन पर बनाना पॉसिबल नहीं है, बट इसका हम आंसर बता देते हैं, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 90 नंबर, 5 डायोप्टर तथा -5 डायोप्टर क्षमता वाले 2 लेंस से संपर्क में रखे जाएं तो इस संयोग में
क्षमता का प्रकृति क्या हो जाएगा। तो देखिए आपको हम स्टार्टिंग में बताए थे, एक न्यूमेरिकल दिया था कि 5 डायोप्टर यहाँ पे दिया गया है और एक यहाँ पे दिया गया -5 डायोप्टर दिया गया है। तो देखिए इसके पहले आप इससे लेंस पहचानिए। तो देखिए 5 डायोप्टर दिया गया है, -5 डायोप्टर दिया गया है। जब प्लस होता है तो उत्तर लेंस में क्या होता है, उत्तर लेंस में प्लस होता है और अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो देखिए उत्तर लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया, और जब ये दोनों को मिलेगा तो दोनों बोला कि संयोजन होगा तो एक प्रकार का क्या बनाएगा, कांच का टुकड़ा बना लेगा। तो ऑप्शन क्या बोलेगा, शून्य हो जाएगा। तो देखिए डायोप्टर जो क्षमता जो होता है शून्य हो जाएगा, लेकिन कांच की प्लेट की भांति काम करेगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। और ऑप्शन को देखते हैं, शून्य संयुक्त लेंस जो होता है समतल दर्पण जैसा व्यवहार करेगा। तो देखिए यहाँ पे समतल दर्पण नहीं, अगर दर्पण देखिए दर्पण क्या होता है कि दर्पण का जो होता है एक साइड भाग जो होता है कालीन किया रहता है, तो वो हो जाएगा क्या, दर्पण हो जाएगा। तो दर्पण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। लेंस में क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है और दर्पण में जो होता है प्रकाश का परावर्तन होता है। तो यहाँ पे दर्पण इसीलिए नहीं लिया गया क्योंकि दर्पण में जो होता है प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा और दर्पण के एक साइड भाग जो होता है कालीन किया रहता है। बट जो लेंस जो हम लेंगे, लेंस का जो भाग होता है अपारदर्शी होता है। ये जो होता है प्रकाश का जो होता है क्या करता है, अपवर्तन करता है। तो ऑप्शन नंबर इसीलिए जो हम इसको पूरा ऑप्शन को देखने की कोशिश किए। अवतल प्लेट की भांति नहीं काम करेगा, उत्तल प्लेट की भांति नहीं काम करेगा। तो ये किसके भांति काम करेगा, तो एक कांच की भांति काम करेगा। कांच जो होता है देखिए कांच वाले शीशा देखते होंगे, उसके भांति ये काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक चालक से होकर के 2 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन गुजर सकते हैं, जबकि चालक में प्रवाहित धारा जो होता है आपका 300 माइक्रो एम्पियर है। एम स्मॉल एम के मतलब हो जाएगा यहाँ पे माइक्रो एम्पियर। अब देखते हैं इसका न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल की करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एक होता है P बराबर VI होता है, एक जो होता है आपका Q बराबर होता है यहाँ पे IT होता है। तो यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T हो जाएगा। और एक इसी में फार्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे T हो जाएगा। इसका एक फार्मूला समझ लीजिए कि एक फार्मूला है। और जब एक फार्मूला है तो इसमें पूछा गया है क्या कि एक चालक से होकर के 2 मिनट में, तो 2 मिनट में इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, जबकि चालक में प्रवाहित धारा कितना है, तो 300 माइक्रो एम्पियर है। जब यहाँ पे 300 माइक्रो एम्पियर दिया गया है, तो देखिए इसको कन्वर्ट कीजिए। सबसे पहले किसका मान निकालना है, हमको एन इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। एन हमको निकालना है, एन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 300 इंटू 10⁻³ माइक्रो हो जाएगा। और टी का मान हमको निकालना है, कौन सा, तो 2 इंटू 2 मिनट यहाँ पे हो जाएगा। और ई का मान कितना हो जाएगा आपका, ई का मान हो जाएगा यहाँ पे, ई का दिया गया है आपका, तो ई का मान हम निकालेंगे। ई का मान होता है कितना, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। अब इसको पूरी तरह से कैलकुलेट करने के बाद, A to Z को कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा, 2.25 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका 2.25, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्र में I3 धारा का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए ये जो है 4A 3A 2A जो क्या हो जाएगा, इंटर कर रहा है। इंटर करने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4A प्लस हो जाएगा, 3A प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2A हो जाएगा। और क्या बोला गया है, I2 जो है बाहर निकल रहा है, I1 I2 और I7। तो ये दोनों मिला करके कौन सा हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7A हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका -1A हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे I3 हो जाएगा। तो निकालना कौन सा है, हमको I3 का मान निकालना है। पूछा गया है कौन सा, तो I3 का मान निकालना है। और I1 I2 मिला करके कितना हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ पे माइनस लेंगे, क्योंकि माइनस इसी लेंगे क्योंकि बाहर में जा रहा है। और 1A दिया गया है और इसमें जो I3 का मान पूछा गया है। तो देखिए 4 3 7 2 9 9A हो जाएगा। यहाँ पे 9A, यहाँ पे 1A है, यहाँ पे 7A है, यहाँ पे जो है 1A है। तो कितना हो जाएगा, -8A हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1A हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरह से जो है आपका सर्किट दिया रहेगा। तो सर्किट के अनुसार जो करंट जो है इंटर कर रही है उसको पॉजिटिव लीजिएगा, और जो आउट हो रही है उसको निगेटिव लीजिएगा। और एक देखिए कि जितना भी करंट जो होता है आउट हो रही है उसको संयोजन इलेक्ट्रॉन कितना दिया गया है। जैसे यहाँ पे संयोजन इलेक्ट्रॉन 7A दिया गया आउट का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका बनाने के बाद ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
पूर्ण प्रज्वलन की स्थिति में 100 वाट और 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब का प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है क्या, पहले क्वेश्चन देखा गया है P बराबर VI दिया गया है, तो P बराबर की VI दिया गया है क्या, 100 वाट दिया गया है, 200 वोल्ट दिया गया है और हमको निकालना क्या है, विद्युत बल्ब का प्रतिरोध निकालना है। एक होता है आपका V बराबर IR, तो देखिए इससे हम I निकाल लेंगे, ये I निकालने के बाद इस पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, मेरा प्रतिरोध निकल जाएगा। तो P कितना दिया गया है, P दिया गया है आपका 100 वाट दिया गया है, आई कितना, भी कितना दिया गया है, तो भी यहाँ पे दिया गया है आपका 200 और आई का हमको मान निकालना है। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 यहाँ पे हो जाएगा। जब हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसका मान सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमको आर के मान निकालना है। तो भी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी बराबर हमारा 200 दिया गया है। जब भी बराबर 200 दिया गया है तो आई का मान कितना हम निकालें, 1/2 निकाले। हमको निकालना क्या है, रजिस्टेंस निकालना है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 400 ओम यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में छोटे छोटे जो होता है क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं इस तरह का फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Cr2 और O3 की प्रकृति क्या होती है। तो देखिए Cr2 और O3 दोनों जो कॉम्बिनेशन में है, तो देखिए Cr2 की प्रकृति क्या होती है, Cr2 की प्रकृति क्षारीय होती है, O3 की प्रकृति जो होता है अम्लीय होता है। Cr2 की प्रकृति जो होता है क्षारीय होता है और एक की प्रकृति जो होता है क्षारीय होता है, एक की प्रकृति जो होता है अम्लीय होता है। तो जब क्षारीय और अम्लीय मिलेंगे तो कौन सा बन जाएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित क्रमों में कौन सा क्रम जो है धातुओं के आयन ऊर्जा का सही क्रम है। तो देखिए धातुओं का आयन का ऊर्जा का सही क्रम हो जाएगा, तो सबसे पहले क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन के बाद आपका एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और यहाँ पे हो जाएगा आपका सोडियम। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसमें रीजनिंग से संबंधित है, बट इसको देख लेते हैं जो साइंस से रिलेटेड है कि कार्डियोलॉजिस्ट किससे संबंधित है, तो हृदय से संबंधित है। तो नेफ्रोलॉजिस्ट किससे संबंधित है, तो आपका नेफ्रोलॉजी हो जाएगा आपका, ये नेफ्रोलॉजी जो हो जाएगा आपका गुर्दे मतलब कि किडनी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी तरह से जो है आपका सेट नंबर 3 जो है समाप्त होता है। और देखिए आपका जो है इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, आप इसको जरूर जुड़ना ना भूलें। अब इसको जो है रेगुलर वाइज में आपको अपलोड किया जाएगा। इससे जो है बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है आपको एग्जाम में, क्योंकि एएलपी के अपार सफलता के बाद इस बुक से बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें दिया गया है। और इसमें देखिए आपका जो है 40 नंबर जो है 40 से लेकर 40 और प्लस 10, 40 आपका साइंस हो जाएगा, 10 आपका जीके जीएस हो जाएगा, जीके जीएस हो जाएगा, करंट अफेयर में इसी में आ जाएगा। तो आप जो है अगर इस पोर्शन को जो है 40 में अगर आप 30 प्लस भी अगर स्कोर करना चाहते हैं तो समझिए कि रिजल्ट आपके हाथ में है। सो इसको देखना ना भूलें और ज़रूर देखें। और जो है हम इसमें जो है ऑप्शन को भी डील करने की कोशिश की हैं और एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन बनाने की भी कोशिश की हैं। और इसी तरह से जो वीडियो समाप्त होता है, एक मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से जुड़िए। और वहाँ पर एक नंबर भी जारी कर दिया गया है और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कॉल करके डायरेक्ट बात कर सकते हैं। थैंक यू।